नमस्कार साथियों, शर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्वा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका अपना शर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि ये आपको संपूर्ण ज्योग्राफी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यथा फर्स्ट ग्रेड के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संपूर्ण सिलेबस प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड ग्रेड की ज्योग्राफी प्रोवाइड करवाता है। रीट मेंस और लेब असिस्टेंट और फोर्थ ग्रेड के लिए संपूर्ण ज्योग्राफी प्रोवाइड कराता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका अपना सर्वा क्लासेज का खुद का एप्लीकेशन भी आ चुका है। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां सर्च बार में यदि सर्वा क्लासेज टाइप करेंगे तो इस तरह का लोगो आपके समक्ष आएगा और वहां इंस्टॉल बटन है, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन है आपके फोन में मिल जाएगा। तो सभी साथी अवश्य जुड़े, आपके अपने सर्वा क्लासेज के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं, अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मुख्य रूप से है इसका कक्षा 12 के लिए, और कक्षा 12 के लिए चैप्टर में क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि क्लास 12 के जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं और जिनके तैयारी करने का ज्योग्राफी का बहुत ही सुनहरा अवसर उपलब्ध करवा रहा हूं, है ना। तो वो साथी सभी स्टूडेंट, वो गार्जियंस जो आपके सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, वो अवश्य उन बच्चों तक अपनी क्लास को पहुंचाएं ताकि अपने बच्चे को अपनी क्लास का बेनिफिट अधिक से अधिक मिले। पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। भारत लोग व अर्थव्यवस्था। तो हम दोनों बुक्स जो है उसका कंप्लीट सिलेबस, उसके साथ साथ में जो प्रायोगिक है संपूर्ण फाइल आप तक, प्रायोगिक प्रश्न पत्र कैसे बनता है और प्रायोगिक फाइल किस प्रकार से बनाई जाती है, यह भी संपूर्ण आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो सभी साथी जो है वो अवश्य उन बच्चों तक अपना सिलेबस पहुंचाएं जिनके तक अपनी बात पहुंच रही है, ताकि कक्षा 12 के विद्यार्थी है अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सके। तो विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और विश्व जनसंख्या वितरण वृद्धि और घनत्व, ये टॉपिक सेकंड चैप्टर है इनका। तो इसकी अपन चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो बड़ी तन्मयता के साथ में अपने को मेहनत करने की आवश्यकता है, बड़ी लगन के साथ में मेहनत करने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं, जनसंख्या अपना टॉपिक है। साथियों, जनसंख्या की जब बात आती है तो जनसंख्या कहते किसे हैं? तो बेसिकली जनसंख्या की डेफिनेशन है वो मुख्य रूप से लिखने को होती है, क्योंकि अपन ये देखेंगे कि प्रश्न पत्र जो है उसके अंदर जो प्रश्न आएंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसको लिखना किस तरीके से है, यह यहाँ पे बताने का मेरा प्रयास है ना। समझ में भी आ जाए और लिखने की शैली जो है आपको समझ आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण है लिखने की शैली, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि आप कैसे लिखें। लिखने के ही नंबर आपको मिलेंगे साथियों, है ना। तो अब जनसंख्या शब्द उसको कैसे डिफाइन करें, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी निश्चित समय विशेष में किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। बेसिक सी परिभाषा है और ये लिख दी और ये 1 नंबर का यदि प्रश्न है तो आपका 1 नंबर कंप्लीट। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सन 2011 में 700 करोड़ विश्व की जनसंख्या और 2025 में 781.8 करोड़ होने का अनुमान था। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। ये लाइन कक्षा 12 में है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई, तो 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। ठीक है, कितने? 600 करोड़ से अधिक। उसके बाद में जॉर्ज क्रेशी का कथन आता है जनसंख्या के संदर्भ में। जॉर्ज क्रेशी का कथन आता है और एक प्रश्न आता है यहाँ पे कि लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना पसंद करते हैं, यानी सभी जगह क्यों नहीं रहते। हम देखेंगे यहाँ पर कि संपूर्ण विश्व का जो है 90% हिस्सा ऐसा है जिस पर 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% ऐसा हिस्सा है जिस पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो यह असमान वितरण क्यों? तो इसके
पीछे कारण क्या हो सकते हैं? तो कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं? तो लोग कहां रहते हैं? सुविधाजनक क्षेत्र में। लोग कहां रहते हैं? लोग सुविधाजनक क्षेत्र, सुविधाजनक भागों में रहना पसंद करते हैं, है ना, यही रहना पसंद करते हैं। सुविधाजनक क्षेत्रों में मुख्य रूप से लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में ऐसे क्षेत्र कौन से होते हैं? तो समतल धरातल उनको पसंद आता है, समतल धरातल पसंद आता है ना। जलवायु किस प्रकार की हो? तो मानसूनी जलवायु हो, जिसके अंदर लोगों को कम से कम दिक्कतें आए, यानी अति शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र प्रदेशों को रहने के लिए लोग अपने लिए चयन नहीं करते हैं। इसके अलावा शांत वातावरण हो, यानी किसी प्रदेश विशेष में युद्ध की स्थिति नहीं हो, आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति नहीं हो, है ना, कलह नहीं हो, समस्याएं नहीं हो, तो उस प्रदेश में लोग रहना पसंद करते हैं। तो हम कहेंगे लोग कहां रहेंगे? तो शांत वातावरण, अधिक सुविधा संपन्न, चाहे परिवहन की, संचार की, शिक्षा की, चिकित्सा की सारी सुविधा उपलब्ध हो, धरातल समतल और मैदानी जलोढ़ मिट्टी वाला हो, इसके साथ साथ में जलवायु मानसूनी हो, अति शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र प्रदेश जो है लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं होते, तो ऐसे प्रदेशों को लोग नहीं चुनते। इसके साथ साथ में शांत वातावरण हो, वातावरण कैसा हो? शांत, युद्धग्रस्त इलाका नहीं हो और विभिन्न प्रकार की अशांति का माहौल, जैसे कि गृह युद्ध की स्थिति हो, दो संप्रदायों के बीच में सांप्रदायिक तनाव चलता हो, या अन्य अशांति यदि किसी प्रकार की है, तो वहां लोग रहना पसंद नहीं करते। अपन कह सकते हैं कि इन सुविधा वाले क्षेत्र में मनुष्य रहना पसंद करता है। तो मुख्य रूप से कुछ लोगों, कुछ निश्चित लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में ही क्यों रहना पसंद करते हैं, तो उसका उत्तर शायद आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखा है, विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। और जॉर्ज बी क्रेशी ने क्या कहा है? देखो, यह कथन पूछ लिया था कई बार, जॉर्ज बी क्रेशी का कथन कौन सा है, या ये कथन देकर के ये पूछ ले कि निम्न में से ये कथन जो है किसका कथन है, ठीक है, इस रूप में पूछ सकते हैं। तो एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और बहुत कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। तो ये किसने कहा है? जॉर्ज बी क्रेशी ने कहा है। ये एशिया के संदर्भ में कहा है। और जॉर्ज बी क्रेशी का यदि कथन मैं कहूं तो संपूर्ण विश्व के लिए भी इसी प्रकार से लागू होता है, संपूर्ण विश्व के लिए भी ऐसे ही लागू होता है ना। आगे देखिए, आगे लिखा है कि विश्व में जनसंख्या वितरण प्रारूप, संपूर्ण विश्व में जनसंख्या वितरण प्रारूप किस प्रकार का है? देखो, मैंने संपूर्ण जो चैप्टर आपको नोट्स के रूप में दिया है ना, संपूर्ण नोट्स यहाँ से आप उतार ले, संपूर्ण पाठ कवर हो रहा है। ये नहीं है कि एक टॉपिक भी छूट जाएगा, सवाल ही नहीं है, संपूर्ण पाठ कवर हो रहा है। संपूर्ण शानदार नोट्स आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो बना सकते हो, और बोर्ड में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप शानदार तरीके से याद कर सकते हो, पूरा लेसन आपका याद हो जाएगा। विश्व के 90% भाग पर, अभी मैंने कहा था 10% लोग रहते हैं, और 10% भाग पर विश्व के 90% लोग रहते हैं। असमान वितरण है। विश्व के निम्न देशों में 10 देश दे रखे हैं जहां पे विश्व की 60% आबादी निवास करती है। पूछ ले ऐसे 10 कौन से हैं जहां विश्व की 60% से अधिक आबादी निवास करती है। तो ये ऐसे देश कौन कौन से हैं? तो चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, जहां पे 139 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। भारत दूसरा स्थान भारत का है, जहां पे 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो दो बड़े देश विश्व के हैं जिसमें संपूर्ण विश्व की जनसंख्या है काफी अधिक निवास करती है। पहला और दूसरा स्थान, पहला चीन का, दूसरा भारत का। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पे, इंडोनेशिया चौथे स्थान पे, ब्राजील 5वें स्थान पे, पाकिस्तान 6ठे स्थान पे, नाइजीरिया अफ्रीका का है 7वें, बांग्लादेश 8वें, रूस 9वें और मैक्सिको 10वें स्थान पे। अब यहां पर देखेंगे कि चीन एशिया महाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप, ठीक है, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप, उसके बाद में पाकिस्तान एशिया महाद्वीप, बांग्लादेश एशिया महाद्वीप, और रूस आधा एशिया आधा यूरोप के अंदर है। तो ये कुछ ऐसे देश है जो मुख्य रूप से एशिया के हैं। तो इसका मतलब एशिया जो महाद्वीप है उसमें जनसंख्या जो है उसकी आबादी है ज्यादा निवास करती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है विश्व जनसंख्या के बाद में जनसंख्या घनत्व है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी मुख्य रूप से जो होती है, जनसंख्या घनत्व जो होता है क्या होता है, तो बेसिक से हम इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो घनत्व किसे कहते हैं?
तो किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में, अब ये इकाई जो साथियों लेते हैं वो लेते हैं प्रति वर्ग किमी। क्या लेते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर, ये इकाई ली जाती है। अक्सर इसके आधार पर घनत्व निकाला जाता है। किसी निश्चित, अब इकाई कोई सी भी हो सकती है, लेकिन अक्सर जो बुक में काम में ली जाती है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के द्वारा की जाती है। तो किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में एक समय विशेष में, एक ही समय विशेष में, चाहे पूछ ले कि 2001 में कितना घनत्व था, पूछ ले 2005 में कितना था, पूछ ले 2011 में कितना था, एक समय विशेष, ठीक है, में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या क्या कहलाती है? जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसका सूत्र जो है वो है कुल जनसंख्या डिवाइड बाई कुल क्षेत्रफल। अब यहां पे प्रश्न है कि किसी प्रदेश के अंदर, क्वेश्चन है कि किसी प्रदेश के अंदर, कोई प्रदेश है उसके अंदर 10,000 लोग निवास करते हैं एक समय विशेष के अंदर, है ना। मान लेते हैं कि 2011 में वहां किसी प्रदेश में 10,000 लोग थे और उस प्रदेश का क्षेत्रफल जो था, उस प्रदेश का क्षेत्रफल था वो मान लेते हैं कि 200 वर्ग किलोमीटर था, 200 वर्ग किलोमीटर था। अब इसको यदि अपन कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इसका हल करेंगे तो किस प्रकार से हो जाएगा? तो कुल जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो कुल जनसंख्या, ठीक है ना, कुल जनसंख्या डिवाइड बाई कुल क्षेत्रफल, इससे भाग लगा देंगे, है ना। तो इसका उत्तर आपके समक्ष आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10,000 लोग रहते हैं और एरिया कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। 2 शून्य से 2 शून्य और 2 से 10 के 5 बार, कितना आ गया? 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब ये यहाँ का क्या गया? 50 क्या गया है? यहाँ का घनत्व आ गया है, ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व आ गया 50 यहाँ का। तो इस प्रकार से हम घनत्व भी निकाल के उत्तर दे सकते हैं। पूछ ले, कई बार इस प्रकार का प्रश्न देके भी पूछ जाता है कि किसी प्रदेश के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, वहां का जो क्षेत्रफल है वो 3,000 वर्ग किलोमीटर है, तो बताइए कि वहां का घनत्व कितना होगा। तो कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल के हिसाब से अपन निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, अगला बिंदु है जनघनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब ये कारकों को अपन कई रूपों में देखा करते हैं, यानी ये जो कारक होते हैं वो कई रूपों में काम आते हैं, ठीक है। तो कई रूपों में काम आने का मतलब है कि मुख्य रूप से इसके 4 भाग अपन देखेंगे, कारकों को 4 भागों में बांटेंगे। एक तो भौतिक कारक, ठीक है, और वैसे 3 भाग करते हैं इसके मुख्य रूप से। एक तो भौतिक कारक हो जाते हैं, एक आर्थिक कारक हो जाते हैं, एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारक साथ ही हो जाते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कारक तीनों साथ ही मान लेते हैं। तो 3 कारकों में 3 प्रकार से इनको अपन डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया भौतिक कारक, एक हो गया आर्थिक कारक और एक हो गया सामाजिक या व सांस्कृतिक कारक। कई जगह ऐतिहासिक भी आता है, एक ही बात। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार हो गए, है ना। अब बारी बारी से अपन देखेंगे इनको कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक किसे कहते हैं। सबसे पहला बिंदु है, तो फिजिकल फैक्टर्स कौन से ऐसे हैं जो जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है किसी प्रदेश विशेष की अवस्थिति। अवस्थिति, क्योंकि स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि कोई प्रदेश जो है कहां पे स्थित है। पृथ्वी पर यदि वो निम्न अक्षांश पे है, उच्च अक्षांश पे है या मध्य अक्षांश पे है। यदि निम्न अक्षांश पे भूमध्य रेखीय प्रदेश के आसपास में है तो वहां घने जंगल पाए जाते हैं, अधिक वर्षा होती है ना। तो ऐसे प्रदेश जो जहां पे मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल दशा नहीं है, क्योंकि कई प्रदेश ऐसे होते हैं अति उष्ण होते हैं। यदि वो लोग यदि ध्रुवीय प्रदेश में निवास करते हैं तो वो अति शीत प्रदेश होते हैं, है ना। तो भौतिक कारक जो मुख्य रूप से है किसी प्रदेश की अवस्थिति है वो बहुत अधिक प्रभावित करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंध में निवास करती है। अब ये शीतोष्ण कटिबंध कौन सा होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि ये अपनी पृथ्वी है, ये ग्लोब है, इसके अंदर ये कर्क रेखा है और यहाँ पे मकर रेखा है।
ये मान लेते हैं मकर और ये मान लेते हैं करक रेखा, और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। करक और मकर रेखाओं के बीच वाला ये जो प्रदेश है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा है? उष्ण कटिबंध। उसके बाद में यदि अपन आगे देखेंगे कि अगला जो भाग है, यहां पे 66.5 डिग्री पे ये उत्तरी आर्कटिक वर्त है और यहां 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वर्त है। दोनों के बीच वाला ये जो क्षेत्र दोनों गोलार्ध में पाया जाता है इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण। अब ये प्रदेश लोगों के रहने के लिए अनुकूल है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना। उसके बाद में थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र आता है, ये वाला क्षेत्र जो 66.5 से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तक का जो भाग है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध। ये शीत कटिबंध होता है। तो मुख्य रूप से यहां समस्याएं कौन सी है? क्योंकि अति शीत जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश उष्ण कटिबंध में क्या है? मुख्य रूप से कई मरुस्थल है जो शुष्क होते हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखीय प्रदेश में घने जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। और अति आर्द्र वर्षा अच्छी होती है तो अति आर्द्रता दिखने को मिलती है। तो ऐसे प्रदेश को भी लोग अपने रहने के लिए कम चुनते हैं। तो फिर लोग रहते कहाँ हैं? तो मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और मानसून जलवायु प्रदेश लोगों को रहने के लिए आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र और इसके अलावा उच्च अक्षांश में कम जनसंख्या निवास करती है। क्यों करती है? मैंने बता दिया, अति शीत और अति उष्ण प्रदेश होते हैं, साथ साथ में अति उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखीय प्रदेश नम भी होते हैं, है ना। इस कारण से यहाँ पे कम लोग निवास करते हैं। दूसरा भूआकृति स्थिति। भूआकृति बड़ा महत्वपूर्ण है। भौतिक रिलीफ, उच्चावच, इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं उच्चावच। अब किसी प्रदेश की उच्चावच का मतलब हो गया भू आकृति किस प्रकार की है। क्या कोई प्रदेश पठारी है? क्या वो पथरीला मरुस्थल है? क्या वो पर्वतीय प्रदेश अधिक है? क्या वो मैदानी प्रदेश अधिक है? क्या वो असमतल है या समतल है? तो समतल मैदानी प्रदेश मुख्य रूप से लोगों के रहने के लिए अनुकूल होते हैं। तो भू आकृति किस प्रकार की है? तो विश्व का भूभाग का 41% भाग जो है वो मैदानी है। विश्व का 41% भाग मैदानी है। यदि भारत की बात करते हैं तो भारत का 43% भाग मैदानी है। भारत का कितना परसेंट भाग है? 43% भाग मुख्य रूप से मैदानी है ना। तो भारत का 43% भाग है मैदानी है और विश्व का 41% भाग मैदानी है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में निवास करती है, क्योंकि नदियां क्या करती है? जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? जलोढ़ मैदानों का निर्माण करती है। और ऐसे मैदान जो होते हैं उपजाऊ होते हैं, क्योंकि इसमें जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ होती है। और उपजाऊ प्रदेशों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्या होता है? अच्छा उत्पन्न होता है। इस कारण से ऐसे प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो भू आकृति में समतल मैदानी प्रदेश बड़े महत्वपूर्ण है। पठारी और पर्वतीय प्रदेश लोगों के रहने के लिए अनुकूल नहीं होते। उसके बाद में अगला बिंदु है जलवायु। किसी प्रदेश की जलवायु भी महत्वपूर्ण है, लोगों को वहां रहने के लिए वो आकर्षित करती है या नहीं करती है। तो विश्व की अधिकतम जनसंख्या कहाँ रहती है? शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में, या फिर अपन कह सकते हैं मानसूनी प्रदेश भी सघन बसे हुए। मानसूनी जलवायु के प्रदेश भी सघन बसे हुए हैं, ठीक है। तो शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में निवास करती है अधिकतर जनसंख्या विश्व की, ठीक है। इसमें अलावा मानसूनी क्षेत्र भी मानव आवास के लिए उत्तम माने जाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में शुष्क जलवायु के कारण अधिक जनसंख्या निवास रहती है। अब भूमध्य सागर के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसकी जलवायु, इसमें अफ्रीका का उत्तरी तट हो गया, यूरोप का दक्षिण तट हो गया, यानी भूमध्य सागर के आसपास वाला। इसके अलावा ये जलवायु आपको मिलेगी जैसे कि कैलिफोर्निया, मध्य कैलिफोर्निया के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ मध्य चिली में मिल जाएगी। अफ्रीका का जो क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी भाग, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें भी ये जनसंख्या भूमध्य सागरीय मिलती है। तो यहाँ पर भी लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जलवायु किसी प्रदेश की है वो मुख्य रूप से लोगों को आकर्षित करती है। कैसे कैसे अपनी चर्चा की? शीतोष्ण जलवायु महत्वपूर्ण रहती है, मानसूनी ठीक रहती है। उष्ण होती है, अत्यधिक गर्मी होती है, लोग नहीं रहते। शीत होती है, लोग नहीं रहना पसंद करते, है ना। सम शीतोष्ण जलवायु लोगों को अधिक आकर्षित करती है। अगला बिंदु, उसके बाद में जलवायु के बाद में है जलापूर्ति। अगला है जलापूर्ति, वाटर सप्लाई। तो पानी की आपूर्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व के
प्रमुख जो निवासित क्षेत्र है वो सारे के सारे आपको प्रमुख नगरीय जो क्षेत्र है, प्राचीन सभ्यता स्थल जो आपको मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? नदियों के किनारे आपको मिलेंगे, क्योंकि नदी घाटियां जो होती है लोगों के रहने के लिए अनुकूल कंडीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो वाटर सप्लाई बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन का अंग है जल, और जल के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं ना। इसलिए पानी की आपूर्ति जहां कहीं भी रही है उन भागों में लोग अधिक निवास करते हैं। तो मानव दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए और जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल को माना जाता है, और अतः प्राचीन नगरों का विकास भी नदी घाटियों में हुआ है, नदी के किनारे हुआ है, ताकि वहां लोग आसानी से कृषि कर सकते थे, पेयजल की आपूर्ति हो जाती थी और पशुपालन भी कर सकते थे इस कारण से। उसके बाद में मिट्टियां। अब मिट्टियां मुख्य रूप से सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी लोगों के रहने के लिए होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टियां। इसको दोमट भी कहते हैं और इसको कच्छारी मिट्टी भी कहा जाता है। तो कच्छारी दोमट जलोढ़ मिट्टियां जो होती है वो अनुकूल होती है। अनुकूल इसलिए होती है कि इस भाग में लोगों के लिए क्या मिलता है? अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, यानी शानदार तरीके से अनुकूल दशा ये प्रोवाइड करती है, और उपजाऊ होती है, और यहाँ फसल उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। इसलिए इस मिट्टी वाले प्रदेश में लोग अधिक निवास करते हैं। तो यह कृषि का आधार है। उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो यहां से आप नोट्स इसी रूप में लिख सकते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक फैक्टर मुख्य रूप से कौन कौन से है? अच्छा, प्रो आ गई है। तो मुख्य रूप से आर्थिक कारक कौन कौन से, इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो किसी प्रदेश की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? उसमें से अब देखते हैं, सबसे पहला आता है वो है खनिज संसाधन। कौन सा है? खनिज संसाधन। खनिज संसाधन तो खनिज की दृष्टि से संपन्न भागों में लोग अधिक निवास करते हैं। अब क्या होता है कि जहां खनिज निकलते हैं, जहां खनिज निकलते हैं तो उस भाग में लोग अन्य असुविधा होते हुए भी, जैसे कि मान लेते हैं कि इस भाग में उष्ण जलवायु है या शुष्क जलवायु है, मान लेते हैं कि इस भाग में जलापूर्ति नहीं है, है ना, तो फिर भी लोग ऐसे प्रदेशों को अपने रहने के लिए चयन कर लेते हैं। कारण यह है कि यहाँ खनिज जो होते हैं ना, उद्योगों की स्थापना के आधार होते हैं। उद्योगों की स्थापना के आधार होते हैं, है ना। खनिजों की उत्पाद उपलब्धता जहां पे है वहां उद्योगों की स्थापना हो जाती है, और जहां उद्योगों की स्थापना हो जाती है तो वहां से कच्चा माल लाने और निर्मित माल बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन और संचार के साधनों की उपलब्धता ऑलरेडी कर दी जाती है। और वहां यदि कुछ मजदूर लोग रहना चाहते हैं, काम करेंगे, वहां पे खनिज खनन करेंगे, खनिज पदार्थ निकालेंगे, तो ऐसे प्रदेश में मुख्य रूप से जो है अन्य सुविधाएं भी प्रोवाइड करा दी जाती है। इस कारण से जहां खनिज है ना वहां अन्य असुविधा है, फिर भी लोग उस प्रदेश को अपने निवास के लिए चुन लेते हैं। ठीक है। खनन औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्रदान करते हैं, कुशल अर्ध कुशल श्रमिक यहाँ निवास करते हैं। अब इसका विश्व का उदाहरण दे रखा है अपनी बुक में, अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी। अफ्रीका की कटंगा और तांबा जाम्बिया पेटी इसीलिए सघनाबाद है कि वहां पे क्या निकलता है? तांबा निकलता है। कौन सा खनिज निकलता है? तांबा वहां पे निकलता है, इसलिए यहाँ पे अधिक यह पेटी जो है आबाद पाई जाती है, यहाँ अधिक लोग निवास करते हैं। अब खनिज के बाद में आर्थिक कारकों में दूसरा जो कारक आता है वो है औद्योगिकरण का विकास, उद्योगों का विकास। किसी प्रदेश विशेष में यदि खनिज निकलते हैं तो उसके आसपास में उसी से संबंधित उद्योगों की अवस्थापना होती है, और उद्योगों की अवस्थापना उसके आसपास में यदि होती है ना, तो लोग वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि उद्योगों में लोगों को क्या मिलता है? रोजगार मिलता है, तो ऐसे प्रदेश को लोग रहने के लिए अवश्य चुनते हैं। तो ऐसे प्रदेश में वो जाना पसंद करते हैं जहां मुख्य रूप से उद्योग की स्थापना हुई है, यानी औद्योगिक विकास हुआ है, क्योंकि वहां उपलब्धता किस बात की रहती है? रोजगार की। और व्यक्ति को मुख्य रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, आर्थिक क्रिया चाहिए, है ना। तो रोजगार के लिए वो वहां पहुंच जाते हैं। तो औद्योगिक पेटियां रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है ना, और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, आकर्षित करती है अपनी ओर,
उदाहरण के लिए जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है, औद्योगिक की अवस्थापना के लिए मुख्य रूप से सघन बसा हुआ है। अब जापान का कोबे ओसाका, यहां से प्रश्न पूछ ले कि जापान का कोबे ओसाका प्रदेश है किस कारण से सघन बसा हुआ है, तो जैसे जलोढ़ मिट्टी दे दे, है ना। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मान ले, या फिर खनिजों की उपलब्धता मान ले, या फिर उद्योगों की स्थापना मान ले। तो यहाँ पे उद्योगों की अच्छी स्थापना के कारण है। ठीक है, अगला देखिए, अगला बिंदु है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स मुख्य रूप से किसी प्रदेश की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से? लोग अपने समाज और सांस्कृतिक दृष्टि से समान क्षेत्रों को निवास के लिए अधिक चुनते हैं। कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र इस कारण से सघन बसे हुए हैं। अब देखो, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, लोग क्या करते हैं कि अपने समाज से रिलेटेड जो क्षेत्र है ना, वहां पे रहना अधिक पसंद करते हैं। अपना धार्मिक स्थल है तो वहां रहना अधिक पसंद करते हैं। यदि कोई देवालय, कोई मंदिर है तो उस पे का आसपास में हिंदुओं की आबादी आपको ज्यादा मिलती है। यदि कहाँ पे किसी प्रदेश विशेष में आपको मस्जिद मिलती है, गुरुद्वारा मिलता है, तो मस्जिद के आसपास में मुस्लिम समुदाय की आबादी आपको अधिक मिलती है। गुरुद्वारा मिलता है तो वहाँ पे सिख समुदाय की आबादी आपको अधिक मिलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक फैक्टर, यानी जिस क्षेत्र विशेष में जो धार्मिक और सामाजिक बिंदु सक्रिय है उसके आसपास में उन्हीं समूहों से संबंधित जो जनसंख्या है वो अधिक निवास करती है। ठीक है, उसके बाद में है जनसंख्या वृद्धि। अगला बिंदु कौन सा है? जनसंख्या वृद्धि। तो इसकी चर्चा हम अगले कालांश में फिर से करेंगे। जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, उसकी विस्तार से चर्चा अपन अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार और आभार। इन्हीं शब्दों के साथ में कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यदि अपन मेहनत और लगन के साथ में यदि अपना कार्य करते हैं तो अवश्य एक दिन आपको सफलता मिलती है। शायद आज की क्लास आपको बड़ी पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी। क्लास के अंदर क्वालिटी भी आपको नजर आएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम एक नए क्लासरूम के साथ में, नए सेटअप के साथ में आपसे रूबरू हो रहे हैं। तो अच्छा लगेगा, क्लास को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और अन्य साथियों को शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे तो हमारा मनोबल और आसमान तक जाएगा। आपके लिए इस और बेहतर क्लास अपन लेके आएंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।